जय भीम जय संविधान। मैं उपासना हरियाणा बहादुरगढ़ से। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी परिवार के साथ होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे। साथियों, आज का जो मेरा लाइव है, आज मैं एक मुद्दे को लेकर के एक टॉपिक पर आप सभी के बीच लाइव से जुड़ी हूँ और साथियों अनुरोध करती हूँ कि इस लाइव को आगे शेयर करते रहें ताकि मैं अपनी बात को अपने टॉपिक पर आप सभी के बीच में चर्चा कर सकूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है, टॉपिक मेरा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लेक्चर ऑफ स्पीचेस में से लिया गया है, जो कि एक मैंने अपना एक टॉपिक चुना है। टॉपिक मेरा एजुकेशन को लेकर के है। जैसा कि सभी जानते हैं कि आज 1 अप्रैल 2022 है और आज से लेकर के 14 तारीख तक मैं कंटिन्यू रोज अपना एक लाइव एक मुद्दे के साथ लेकर के आऊंगी और उस मुद्दे को, उस टॉपिक को लाने का जो उद्देश्य रहेगा वो बाबा साहेब की जो वॉल्यूम्स है, लेक्चर ऑफ स्पीचेस है, या उनकी रिटन हैंड रिटन जो बुक्स है, उनमें जो भी लोग नहीं पढ़ पाते हैं और जिन्होंने जो पढ़ा है उन सब चीजों को हम प्रदर्शित करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है। तो आज का जो मेरा लाइव है, जो स्पेशली मेरा जो टॉपिक रहेगा आज, वो एजुकेशन पे रहेगा कि हमें एजुकेशन कहाँ से मिली और भारत में एजुकेशन कैसे स्थापित हुई है और इसकी नीति कैसी रही है, कब से शुरू हुई है और अछूत लोगों की उसमें क्या भूमिका रही है और उन्हें अवसर कब प्राप्त हुआ। इन सब चीजों के बारे में मैं आज चर्चा करने जा रही हूं। तो जितने भी साथी मेरे लाइव से जुड़े हैं, सभी साथियों से मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि इस लाइव को शेयर करते चले ताकि अन्य सभी साथी इस लाइव से जुड़ सके, ताकि मैं अपनी चर्चा को और आगे बढ़ा सकूं। आज का जो मेरा लाइव का जो विषय रहेगा वो 1813 से लेकर 1854 के बीच की जो शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा नीति है, उन सब चीजों को लेकर रहेगा। तो मैं अपने टॉपिक को, अपने आज के जो लाइव को शुरू करने जा रही हूँ साथियों। आज का जो मेन मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा प्रणाली को लेकर रहेगा। तो शुरुआत करती हूँ कि बंबई प्रेसिडेंसी में ब्रिटिश शासन के दौरान 1815 में एक बंबई शिक्षा समिति बनाई गई। 1815 की मैं बात कर रही हूं, जब ब्रिटिश शासनकाल की बात हो रही है। तब एक ऐसी समिति बनाई गई जो शिक्षा समिति के नाम से जानी जाती है और उसमें स्पेशली उन बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में स्थानीय बच्चे थे। वो यूरोपियन बच्चों के लिए एक शिक्षा नीति नहीं बल्कि स्थानीय बच्चों की शिक्षा के लिए वह समिति तैयार की गई, जिसमें स्पेशली जो आते हैं सूरत और ठाणे में जो बच्चों की, सूरत और ठाणे की, माफी के बीच में कॉल आ गई थी। तो सूरत और ठाणे की जो स्थानीय बच्चों की समिति, जो उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए वो शिक्षा समिति तैयार की गई थी। अब 1820 के प्रारंभ में बंबई में स्थानीय बच्चों के लिए उन्हें देख करके 1815 में जो पहला स्कूल खुला था, उन्हें देख करके वो लोग जो और विद्यार्थी की रुचि को देख करके 1820 में अन्य इस दौरान 1815 से 20 के बीच में 5 सालों के बीच में और अन्य स्थानीय स्कूल खोले गए। 1815 में जो स्कूल खोला था वह ब्रिटिश शासनकाल के द्वारा बंबई प्रेसिडेंसी में खोला गया था, लेकिन 1820 में जो स्कूल खुला था वो पृथक स्थानीय स्कूल था, तो स्थानीय लोगों की मांग के द्वारा खोला गया था। अभी इसी बीच जो 1820 के जो स्थानीय स्कूल थे उसमें जो विद्यार्थियों की संख्या थी वह 250 हो चुकी थी। उसी साल अगस्त में स्थानीय बच्चों की शिक्षा के लिए उपाय किए गए। उपाय किस प्रकार थे कि जिन बच्चों ने शिक्षा प्राप्त करनी है, क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश शासनकाल यानी कि ब्रिटिश सरकार का दबदबा था, उस समय पे ब्रिटिश सरकार थी, तो जो नीति थी, जो शिक्षा नीति थी, उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एकदम से जो शिक्षा प्रणाली या शिक्षा के अवसर भारत में प्राप्त हुए थे, तो इसलिए एक उपाय खोजा गया। उपाय क्या था? उपाय यह था कि जितनी भी शिक्षा के विषय रहेंगे और शिक्षा की जो पुस्तकों की जो भाषा रहेगी वो स्थानीय, अगर बंबई प्रेसिडेंसी तो उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार की गई, यानी कि पुस्तकों की भाषा और विषयों की जो भाषा है वो उसके अनुसार मतलब चेंज की गई। अब इसमें मुख्यतः इस जो शिक्षा नीति को लाने का जो मुख्य उद्देश्य था, गरीब तबके के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का था।
अब जो शिक्षा समिति जो बनाई गई थी उसको बदल करके उसका गठन जो किया गया था 1815 में, परंतु जिस प्रकार से विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या और जो मांगे थी वो बढ़ती रही, इन सब चीजों को देखते हुए 1822 में एक शिक्षा समिति से इसको बदल करके ये निगम के रूप में इसको प्रदर्शित किया, इसको निगम बनाया गया और इसका नाम रखा बॉम्बे नेटिव स्कूल बुक एंड स्कूल सोसाइटी। जब इसको समिति से बदलकर इसका जो नाम रखा गया, इसको समिति से बदलकर इसको निगम में परिवर्तित किया गया, तो इसका नाम रखा गया बॉम्बे नेटिव स्कूल बुक एंड स्कूल सोसाइटी। साथियों, जितने भी साथी मेरे साथ लाइव से जुड़े हैं, मैं सभी को एक चीज कहना चाहूंगी कि जो मेरा लाइव है आज का, वो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रही हूँ, वो स्पेशली मेरा लाइव है जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के वॉल्यूम नंबर 4 से मैं बात कर रही हूँ, वो शिक्षा नीति की मैं बात कर रही हूँ और इसमें बहुत आंकड़े दिए गए हैं और मैं चाहती हूँ कि जितने भी साथी इस लाइव से जुड़े हैं, अब वो चाहे तो इन आंकड़ों को आप नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये भविष्य में काम आने वाली चीजें हैं। तो मैं अपने लाइव को भी शुरू करती हूँ। मैं बात कर रही थी कि 1822 में जो समिति है उसको निगम बनाया गया और निगम बना करके उसका नाम बदल दिया गया, बॉम्बे नेटिव स्कूल बुक एंड स्कूल सोसाइटी के नाम से उसको बदला गया। लेकिन इसकी जरूरत हुई 1827 में भी इसका पुनः नाम बदला गया, जिसमें इसका नाम रखा गया बम्बई नेटिव स्कूल सोसाइटी, इसका नाम कर दिया गया और जिसके प्रेसिडेंट थे माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन, इसके नए प्रेसिडेंट बने। अब इसी दौरान जिस प्रकार से ये शिक्षा नीति मतलब जो शिक्षा के अवसर प्राप्त हो रहे थे, लोगों में जिज्ञासा बनी कि मतलब शिक्षा के प्रति जिज्ञासा बनने लगी। इसी प्रकार जब बम्बई प्रेसिडेंसी ने खुद अपनी तरफ से अपने कस्बों में और जिलों में सरकार के जो पैसे से अन्य स्कूल खोलना शुरू कर दिया गया, परंतु बात यहां पर आती है कि अछूतों को शिक्षा का अवसर कब मिला और कैसे मिला, क्योंकि मुख्य जो हमारा प्रश्न है वो यहाँ पर ये है और उस प्रश्न पर भी अब हम बात करेंगे। अब इस शिक्षा नीति जो शिक्षा समिति थी उसको निगम के रूप में कैसे परिवर्तित किया, उस पर मैं वापस आना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से स्कूली जो नीति जो शिक्षा प्रणाली चल रही थी उसको सुचारू रूप से चलाते हुए एक और ऐसी टीम का गठन किया गया जिसमें कि 12 सदस्य ब्रिटिश और 12 सरकारी यानी कि भारत से ब्रिटिश और भारत के 12 सदस्यों की एक टीम बनाई गई, जिसमें अन्य शिक्षा प्रणाली को तैयार करने की कोशिश की गई। अब इसके द्वारा जो बम्बई प्रेसिडेंसी ने अपनी तरफ से जो स्कूल कस्बों और जिलों में खोले थे उनको 600 रुपए प्रति माह के रूप में सरकार के द्वारा मिलते थे, जिससे वह उस स्कूल में होने वाले खर्च, मेंटेनेंस या फिर जो स्टूडेंट्स के लिए जो सब्जेक्ट है या बुक्स, वो सारी चीजें वहां पर मेंटेन करते थे। अब इसके बाद 1820 के बाद दौर 1840 की मैं बात करना चाहूंगी। इन दो स्वतंत्र संस्थाओं की गतिविधियों में तालमेल रखने के लिए 6 सदस्यों की जो एक टीम बनाई गई, उसको एक बोर्ड का नाम दिया गया, क्योंकि जब समिति थी उसमें कम सदस्य थे, उसके बाद उसको एक निगम बनाया गया। उसके बाद 1840 में 2 स्वतंत्र संस्थाएं बन गई, जिसमें उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए 6 सदस्यों की एक ऐसी टीम बनाई गई जो उसको मेंटेन कर सके और जितने स्टूडेंट्स की जो तादाद संख्या बढ़ रही थी उसको और अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चला सके। तब उसके लिए क्या किया गया, एक ऐसा शिक्षा बोर्ड बनाया गया जिसमें 3 सदस्य सरकार द्वारा और 3 देसी नेटिव के द्वारा एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा नियुक्त किए गए थे। यह बोर्ड 1855 में जन शिक्षा निदेशक की नियुक्ति तथा शिक्षा विभाग का प्रभारी था। अब जिस प्रकार से 1840 में यह शिक्षा बोर्ड बनाया गया, 1 मार्च 1856 में अब इस बोर्ड को भंग करने की तैयारी की गई थी। 1856 में जब यह बोर्ड भंग हुआ, तब यह बम्बई प्रेसिडेंसी की मैं बात कर रही हूं, तब इसमें 15 अंग्रेजी कॉलेज और स्कूल भी उसमें शामिल थे, जिसमें विद्यार्थियों की संख्या थी 2850। 1 मार्च को जब
जो समिति थी, फिर निगम बनी, निगम के बाद बोर्ड बना। अब बोर्ड वो भंग हुआ, तब उसमें विद्यार्थियों की संख्या 2850 थी और वहीं पर 256 वर्नाकुलर स्कूल थे। यानी कि जो बंबई प्रेसिडेंसी ने अपने जिलों में और अपने कस्बों में जो स्थानीय स्कूल खोले थे उनकी संख्या 256 थी। 256 स्कूलों की संख्या में विद्यार्थियों की संख्या थी 18,888। यह रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट है, जो शिक्षा बोर्ड बनाया गया था उसकी रिपोर्ट के अनुसार मैं ये जानकारी दे रही हूं। और यह जानकारी इसलिए जरूरी है हम सभी के लिए क्योंकि इस जानकारी के अनुसार ही हम यह पता लगा सकते हैं कि अछूतों को, दलितों को या निम्न जाति वर्गीय लोगों को शिक्षा कब प्राप्त हुई, शिक्षा के अवसर कब प्राप्त हुए। अभी बात करती हूं मैं कि दलितों को या निम्न जाति वर्ग को शिक्षा का अवसर कब मिला था, क्योंकि ये जो बात थी ये अन्य वर्ग के लोगों के लिए थी, शिक्षा का जो अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन जो दबी कुचली या निम्न जातीय वर्ग की बात कब आई, तो 24 अगस्त 1855 में जब इस बोर्ड को भंग होने की जब वो बात चल रही थी, तभी अहमदनगर के किन्हीं लोगों ने, अहमदनगर के लोगों ने एक याचिका दायर की और वही याचिका स्थानीय लोगों की थी, जो कि बंबई प्रेसिडेंसी के नियरेस्ट जो लोग रहते थे, निम्न जाति वर्गों की जो याचिका थी। उस याचिका में एक मांग थी कि छोटी जातियों की शिक्षा के लिए स्कूल की स्थापना की जाए और बाद में बनाए गए नए नियमों के अनुसार अध्यापकों को आधा वेतन दिया जाए। यानी कि जो अध्यापक होंगे उनको आधा वेतन दिया जाए और निम्न जाति वर्गों के लिए भी शिक्षा का प्रावधान किया जाए। ऐसी ये जो याचिका थी ये अहमदनगर के निवासियों के द्वारा थी। अहमदनगर के निवासी वो थे जो निम्न जाति वर्ग से संबंध रखते थे। अब उनकी याचिका, जो उन्होंने याचिका दी थी, उन्होंने याचिका देने से पहले ही अपने एक ऐसे कमरे का निर्माण किया था जो स्कूल के रूप में वह चाहते थे। मैं एक चीज यहाँ पे लाइन पढ़ना चाहूंगी। याचिका दाताओं ने स्कूल के कमरे का निर्माण कर लिया था और विद्यार्थियों की संख्या 30 बताई थी। यानी कि ये मैं बात कर रही हूँ 24 अगस्त 1855 में निम्न जाति के लोगों की संख्या, जो कि स्थानीय लोगों की संख्या 30 थी उस समय में, और उन्होंने खुद से एक कमरे का निर्माण किया था जिसको वह स्कूल में कन्वर्ट करना चाहते थे। उन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी को यानी कि ब्रिटिश सरकार का जब दबदबा था, ब्रिटिश सरकार थी, तब उन्होंने एक याचिका दी थी कि हमारे बच्चों को भी शिक्षा का अवसर दिया जाए। परंतु उस समय क्या हुआ, उस समय इस बात को मजबूती से लेते हुए और इस बात पर ध्यान देते हुए नवंबर में, अगस्त में याचिका दायर की और नवंबर में शिक्षा का अवसर हमें मिला। कहा जा सकता है कि 1855 नवंबर में हमें शिक्षा का अवसर प्राप्त हुआ। परंतु उसके पीछे क्या साजिश थी उसको भी हम इसमें इस जो वॉल्यूम है इसमें खुलासा हो चुका है, तो उसको मैं उसको भी मैं बताना चाहूंगी कि जो एक बोर्ड गठित किया गया था, उस बोर्ड को गठित करने के पीछे क्या कारण था और जिस प्रकार से इस याचिका को, क्योंकि 1855 में अछूत वर्ग को शिक्षा का जो अधिकार था वो नहीं था। अधिकार क्यों दिया गया, उनको अवसर क्यों दिया गया, इसके पीछे पुख्ता सबूत हैं जो कि वॉल्यूम नंबर 4 में है, वो मैं आप सभी के बीच में रखूंगी। और दूसरी बात है 1855 से पहले क्यों नहीं था। 1855 नवंबर में अवसर तो दिया गया, परंतु सवाल अब यह भी उठता है कि 1855 से पहले जो निम्न वर्ग है, निम्न जाति है, उनको अवसर क्यों नहीं दिया गया था और उनको अवसर ना देने के पीछे कारण क्या था। अब एक लाइन पढ़ती हूं मैं। इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व यह जरूरी है कि प्रेसिडेंसी में 1813 से 1855 के बीच की ब्रिटिश सरकार की शिक्षा नीति के इतिहास को हमें देख लेना चाहिए और यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि पेशवा सरकार, अब यहाँ पे एक शब्द आता है कि पेशवा सरकार के दौरान दलित जाति शिक्षा से पूर्ण तरीके से वंचित थी। अब यहाँ पर साफ, यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि
1813 से पहले, यानी कि जब 1855 नवंबर में निम्न जाति वर्गों को शिक्षा का अवसर मिला, यानी कि 1813 से पहले, और जब ब्रिटिश सरकार से पहले भारत पर पेशवा यानी कि पेशवा का जनतंत्र धर्मतंत्र लागू था। अब पेशवा का अगर धर्मतंत्र लागू होगा तो सॉरी, वह पूर्ण रूप से मनु पर आधारित था, और मनु में तो हमें किसी भी प्रकार की इस प्रकार की जो शिक्षा है, शिक्षा लेने का अवसर नहीं है। तो सारा इस चीज में साफ हो जाता है कि इसका कारण यह था कि जो पेशवा राज्य है मनु के सिद्धांतों पर आधारित था, धर्मतंत्र वह राज्य था, उसके अनुसार शूद्रों शिक्षा का अधिकार उन्हें उस समय पर नहीं था, यानी कि 1813 से पहले की बात है। इसलिए निम्न जाति वर्गों के लोगों के लिए मेरा लाइव बीच बीच में मैं कंटिन्यू करती हूँ, शायद मेरे लाइव में बार बार रुकावट हो रही है। मैं अपनी बात अभी रखना चाहूंगी। अब मैं बात करती हूँ कि जो नवंबर में जो शिक्षा का अधिकार दिया गया, वह शिक्षा का अधिकार देने के पीछे क्या कारण था। अब देखिए, जो शिक्षा प्रणाली है वो किसके द्वारा बनाई गई है, और जो मनु के धर्मतंत्र पर आधारित था, इसीलिए निम्न जातीय वर्गों को शिक्षा का अवसर प्राप्त नहीं था। लेकिन अवसर प्राप्त होने के बाद क्या रहा कि ब्रिटिश शासनकाल की स्थापना से दलित जातियों में उच्च आकांक्षाएं, इच्छाएं, आशाएं जाग उठी, और वह इसलिए थी क्योंकि वह जानती थी कि ब्रिटिश जो शासन है, ब्रिटिश सरकार है, वह लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोकतंत्र यानी ऊंच नीच नहीं होना, सब इंसान बराबर होना, ऐसा मानना था निम्न जाति वर्गीय यानी कि शूद्र और अति शूद्र लोगों का। अब इस चीज को समझने के लिए उन्होंने इस चीज को समझा कि इस चीज के विपरीत चले गए कि अगर ब्रिटिश सरकार दलितों को अवसर देती है, यहां पर देखिए दलित शब्द और अछूत शब्द दोनों ही अपने आप में अलग है, परंतु अछूतों के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। शब्दों का ही खेल है। दलित कोई भी हो सकता है, लेकिन अछूत हर कोई नहीं हो सकता। दलित तो वो भी है जो कि किसी प्रकार का शोषण सह रहा है या आर्थिक स्थिति जिसकी कमजोर है, परंतु अछूत तो वही होगा जो निम्न जातीय वर्ग से संबंधित होगा। तो शब्दों को समझने की बहुत आवश्यकता है। तो मैं यहां पर बात करूंगी सिर्फ शूद्र और अति शूद्र लोगों की। तो उन लोगों ने यह सोचा कि जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश शासन है, वो लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र में हर मनुष्य समान है। इस प्रकार की जो उनकी जो भावना थी वो बहुत सहज तरीके से या फिर अपने जो उनका जो भावनात्मक तौर पर उन्होंने सोचा, और उस तौर पर सोचने के लिए उन्हें बहुत कड़ी हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि जो अंग्रेज हैं यानी कि जो ब्रिटिश सरकार है वो अगर इक्वालिटी में बिलीव करती है, इक्वल मानेगी, तो कम से कम और वर्गों से ज्यादा ना सही उनके बराबर तो हमें रखेगी। परंतु सवाल यह है कि क्या ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ। अब बात करते हैं कि 1813, अब मैं फिर से पीछे जाऊंगी बात को समझने के लिए कि उस नीति का क्या कारण था। 1813 तक, और सभी साथी जितने भी साथी मेरे जुड़े हैं, अभी मैं आंकड़ों पर आऊंगी, जो भी साथी चाहे नोटिस करना वो आंकड़े नोट कर लीजिए। अच्छा, आवाज साफ नहीं आ रही मेरी, क्योंकि मेरा भी बार बार रुक रहा है, तो एक बार और मुझे बता दीजिए कि क्या किसी को भी आवाज साफ नहीं आ रही मेरी। 1813 तक सार्वजनिक रूप से सरकार के दायित्व के संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई, और 1813 में संविधि 53 जॉर्ज चतुर्थ अध्याय 155 की धारा 43 में संसद ने निर्णय दिया, क्या निर्णय दिया, कि भारत के राजस्व में से प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक रखा जाएगा जो भारत के साहित्य में
आवश्यक सुधार करेगा। और वो क्या पढ़ाया जाएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ विज्ञान की शिक्षा का प्रसार करने के लिए वह किया जाएगा। ऐसी संसद में एक समिति थी 53, ठीक है, जॉर्ज चतुर्थ अध्याय 155 की धारा के अनुसार था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस संविधि व्यवस्था के अंतर्गत कोई सुसंगत, सुदृढ़ और सुसंगठित प्रयास 1823 तक नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने 3 जून 1814 के पत्र में 1813 की संविधि धारा 43 के कार्यान्वयन के तरीके को निर्धारित करते हुए गवर्नर जनरल इन काउंसिल को निर्देश दिया था कि हिंदुओं में संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने से उन उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी जो संसद चाहती थी। अब देखने का जो सोचने और समझने का जो मुद्दा है वह यह है कि क्या सिर्फ एक भाषा से या एक विषय से हम भविष्य मतलब अपने देश की बागडोर संभाल सकते हैं। जहां पर बात की गई थी एक मतलब संसद के द्वारा इस प्रणाली को चलाया गया था कि 1 लाख रुपए से ज्यादा दिया जाएगा सिर्फ साइंस पर, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। वहीं इस बात को दूसरी ओर फेंकते हुए कहा गया कि सिर्फ संस्कृत की ही मतलब विषय रखा जाए और संस्कृत भाषा का ही इस्तेमाल किया जाए। और जब आप सोच सकते हैं कि जब 1813 की मैं बात कर रही हूं, जब मनु विधान से यह देश चलता था, क्या उस समय में संभव था कि शूद्र और अतिशूद्र संस्कृत भाषा पढ़ करके वो शिक्षा प्राप्त कर सके? तो ये षड्यंत्र कितना गहरा है आप खुद समझ सकते हैं। अब मैं आगे की जो शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में अभी पढ़ूंगी। तो संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए पूरा षड्यंत्र किया गया, परंतु जब स्थानीय लोगों में शिक्षा को एक सुदृढ़ और सुसंगठित आधार प्रदान करने हेतु संगत प्रयास किए जाए तो दलित जातियों को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने जानबूझकर, अब ये देखिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूं, ये सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम नंबर 4 बोल रहा है, जो बाबा साहेब ने खुद अपने हाथों से लिखा है। उसमें लिखा है, आप खुद पढ़ सकते हैं, ये साफ चीजें क्लियर की गई हैं कि जो शिक्षा प्रणाली, शिक्षा नीति, जो एजुकेशन पॉलिसी हम कहते हैं, वो किस प्रकार की थी, और जो शूद्र अतिशूद्र को जब अवसर भी मिला तो किस प्रकार का अवसर मिला, उसके पीछे भी एक कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था, जो मैं अभी पढ़ के सुना रही हूं। अंग्रेजी सरकार ने जानबूझकर यह भी निर्णय दिया था कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग तक ही सीमित रखी जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तथ्यों को काल्पनिक समझ लिया जाए। इसलिए बंबई प्रेसिडेंसी के बोर्ड ऑफ एजुकेशन के 1850-51 के प्रतिवेदन में निम्नलिखित उदाहरण की ओर आकर्षित किया है। मैं इस लाइव को और लेंथी नहीं करूंगी क्योंकि जो विशेष है मैं आंकड़ों पर आऊंगी, लेकिन जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1850 और 51 में दिया गया है, मैं हेडलाइंस जरूर आप सभी के बीच में बताऊंगी। आप उन हेडलाइंस को चाहे तो आप सर्च कर सकते हैं, अगर सर्च नहीं करें तो आप जो वॉल्यूम नंबर 4 है वो खरीद करके उसको पढ़िए और जानकारी प्राप्त कीजिए, और जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो चीजें बताऊंगी। अब मैं हेडलाइंस है जो मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। पैरा नंबर 5, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के मतानुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रणाली, यहाँ पर ये क्लियर की गई। सेकंड, पैरा नंबर 8, उच्च वर्गों को शिक्षित करने के औचित्य पर कोर्ट के विचार। पैरा नंबर 9, गत 10 वर्षों के दौरान शिक्षा संबंधी प्रमुख तथ्यों का सिंहावलोकन आवश्यक है। पैरा नंबर 10, बंगाल और बंबई दोनों में स्वस्फूर्त समान प्रणाली। और पैरा नंबर 11 जो मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगी क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। बंबई में शिक्षा संबंधी आंकड़े। अब ये आंकड़े वो आंकड़े हैं जो उस समय में जातियों में, मतलब जितनी जातियां थी, कितने विद्यार्थी थे, और माध्यमिक शिक्षा और हाई स्कूल यानी कि प्राइमरी और माध्यमिक शिक्षा, और उसमें प्रतिशत, वो सारे आंकड़े दिए गए हैं। मैं मौखिक तौर पर आप सभी को बताऊंगी, जो चाहे वो नोटिस कर सकता है। उससे पहले मैं 2 लाइनें पढ़ना चाहूंगी यहाँ पर।
जब शिक्षा प्रतिष्ठान पहले पहल 1840 में और अप्रैल 1850 में बोर्ड के नियंत्रण में आए, सरकारी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों तथा स्कूलों की संख्या का तुलनात्मक विवरण है। उससे पता चलता है कि उत्तरावर्ती काल में 4 अंग्रेजी तथा 83 वर्नाकुलर यानी कि स्थानीय स्कूल जोड़े गए और छात्रों की संख्या में सामान्य वृद्धि 100% से अधिक हो गई। इस समय सरकारी शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की जो संख्या थी 12,712। अब उनका अनुपात इस प्रकार से होगा। मैं कुछ आंकड़े आप सभी के बीच में यहां पर रखना चाहूंगी। अंग्रेजी जो शिक्षा है, अंग्रेजी शिक्षा 1,699, वर्नाकुलर शिक्षा यानी कि जो स्थानीय शिक्षा थी 10,730, संस्कृत शिक्षा यानी कि ये जो मैं बता रही हूं ये विद्यार्थियों की संख्या है। संस्कृत शिक्षा 283। 1840 में 97 स्कूल थे, 97, और छात्रों की संख्या थी 5,491। और 1850 में स्कूलों की संख्या थी 185 और छात्रों की संख्या थी 12,712। अब एक पैरा है इंपॉर्टेंट, जो टॉपिक है, हेडलाइन में बता रही हूं, भारत के उच्च वर्ग। अब भारत के उच्च वर्ग में कौन कौन से आते हैं हम एक बार देख लेते हैं। जो वर्ग अब भी भारत के प्रभावशाली और उच्च वर्ग समझे जाते हैं वह इस प्रकार हैं कि जो प्रथम श्रेणी है, जमींदार और जागीरदार, भूतपूर्व सामंतों के प्रतिनिधि और देशी शक्तियों के उच्च प्राधिकारी, और वे इन्हें क्षत्रिय वर्ग भी कहा करते थे। द्वितीय, व्यापार या वाणिज्य से धन अर्जित करने वाला अथवा वैश्य। तृतीय, सरकार के उच्च कर्मचारी। चतुर्थ, ब्राह्मण, उनके साथ भले ही लंबे अंतराल के बाद रहे हों, उच्च जातियों के उन कातिबों या मुंशियों को जोड़ा जा सकता है जो कलम का खाते हैं, यथा बंबई के प्रभु और शैनवी, बंगाल के कायस्थ, बशर्ते की शिक्षा या पद की दृष्टि से उनका रुतबा बड़ा हो। अब देखिए, मैं इनकी 2-4 लाइनें पढ़ना चाहूंगी। इन चारों वर्गों में अतुलनीय दृष्टि से सर्वाधिक प्रभावशाली, सर्वाधिक संख्या में और कुल मिलाकर जो सबसे आसानी से सरकार द्वारा काम में लाया जा सकता है वह है ब्राह्मण वर्ग। ये पुस्तक में लिखा गया है, आप चाहे तो इसको परचेज करके पढ़ सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी मेन चीजें लिखी गई हैं, लेकिन आज मैं अपने टॉपिक पर ही रहूंगी। शिक्षा का मेरा जो टॉपिक था उसी पर मैं बात करूंगी, इसीलिए मैं बहुत लिमिटेड सा बता रही हूं। अब मैं जो आंकड़े हैं उनको प्रदर्शित करना चाहूंगी, आप सभी के बीच में रखना चाहूंगी। आंकड़ों वाला जो मैं अभी बिल्कुल लास्ट श्योर पर आ गई हूं। मैं जातियों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा और सन और छात्रों की कुल प्रतिशत और संख्या यह बताऊंगी। पहले जाति बताऊंगी, उसके बाद शिक्षा बताऊंगी, प्राथमिक शिक्षा है या फिर माध्यमिक, उसके बाद में छात्रों की प्रतिशत बताऊंगी। ईसाई की है 1,521 और इसका प्रतिशत बनता है 0.49 इसका प्रतिशत है। ब्राह्मण 63,071, ये छात्रों की स्कूलों की संख्या थी और इसका प्रतिशत बनता है 20.17 यानी कि 20.17। अब अन्य हिंदू 2,23,045, अब इसका प्रतिशत बनता है 64.69। ये प्राथमिक शिक्षा का मैं विवरण आप सभी के बीच में रख रही हूं। अब इसमें आता है मुस्लिम, जिसका है 39,231, अब इसका प्रतिशत बनता है 12.54। पारसी, इसका है 3,517, जिसका प्रतिशत बनता है 1.12।
अब अन्य जातियां आती है आदिम जातियां और परवर्तीय आदिवासी, उन दोनों को इंक्लूड करके बनता है 2713, जिसका प्रतिशत बनता है 0.87। छोटी जातियों के हिंदू यानी कि निम्न वर्ग की बात हो रही है, उसमें है 2862, जिसका प्रतिशत बनता है 0.87। दोनों का लमसम सेम है, आदिम और प्रवर्ती जातियों का और आदिवासियों का 0.87। अब यहूदी और अन्य इसमें इंक्लूड करके वो है 373, इसका प्रतिशत बनता है 0.12। अब माध्यमिक शिक्षा यानी कि मिडिल स्कूल छात्रों की संख्या और उनका प्रतिशत उनकी जातियों के अनुसार। पहला है ईसाई। अब ईसाई में थी 1429, उनकी छात्रों की संख्या थी प्रतिशत में 12.06। अब ब्राह्मण वर्ग, अब ये मिडिल स्कूल प्लस हाई स्कूल का भी दे रखा है, इसमें ईसाई का ही है 111, उसका प्रतिशत बनता है 2.26। ब्राह्मण का है 3639, उसका प्रतिशत बनता है 30.70 और उसका हाई स्कूल में बनता है 1978, जिसका प्रतिशत बनता है 40.29। अब अन्य हिंदू, कृषक, छोटी जाति और अन्य वर्ग, इन सभी को इंक्लूड करके बनता है 624, उसका 5.26 और इसका हाई स्कूल में 140 और प्रतिशत में 2.85। और अन्य छोटी जातियों में यानी कि एक में बनता है 17, उसका प्रतिशत 1.4 और एक में हाई स्कूल की अगर मैं बात करूं तो दोनों में माइनस। अब इसका नेक्स्ट है 3823, ये है मिडिल स्कूल में, इसका प्रतिशत बनता है 32.25, जिसमें हाई स्कूल में बनता है 1573 और उसका प्रतिशत है 32.04। मुस्लिम, अब मुस्लिम जातियों में मिडिल स्कूलों में छात्रों की संख्या थी 687 और इसका प्रतिशत बनता है 5.80 और हाई स्कूल में जो मुस्लिम समुदाय के छात्रों की संख्या थी 100, इसका बनता है 2.04। अब आदिम जाति और परवर्ती आदिवासी और अन्य लोगों की जो संख्या थी जो मिडिल स्कूल में वो थी 6 और इसका प्रतिशत 0.05 और इसका हाई स्कूल में जाता है दोनों में माइनस। अब अन्य यहूदियों सहित अन्य सभी को इंक्लूड करके जो संख्या बनती है वो है 103 और इसका प्रतिशत बनता है 0.07 और अगर मैं बात करूं हाई स्कूल की तो उसमें बनता है 92 और उसमें प्रतिशत बनता है 0.86। तो सभी जितने भी साथी लाइव से जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो मेरा मुख्य उद्देश्य था वो शिक्षा प्रणाली को सभी के बीच में प्रदर्शित करना था, परंतु शिक्षा प्रणाली वह प्रणाली आप सभी के बीच में प्रदर्शित करने का था जो हमें लेक्चर ऑफ स्पीचेस जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा लिखे गए वॉल्यूम से हमें प्राप्त हुई है, क्योंकि एक्चुअल जो भी मटेरियल है वो हमें यहाँ से प्राप्त होगा। और भी जानकारी के लिए आप इसको क्योंकि ये इंग्लिश में भी और हिंदी मीडियम में भी दोनों में अवेलेबल है, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं और जानकारी के लिए। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहे तो इसकी हार्ड मैनुअली भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, मंगवा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हैं जिसको आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आप सभी के बीच में एक और मैं जानकारी साझा करना चाहती थी, जैसा कि आज 1 अप्रैल है, आज से मैंने अपनी पहली लाइव की शुरुआत की है। 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक इन्हीं वॉल्यूम्स और इन्हीं लेक्चर ऑफ स्पीचेस में से आप सभी के बीच एक अहम मुद्दे के साथ मैं रोज जुड़ूंगी। टाइम इसका निर्धारित नहीं है, लेकिन समय इसका शाम का ही रहेगा। तो सभी साथी जिस प्रकार से आज जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप रोज लाइव से जुड़े ताकि हम और जानकारियां साझा कर सके, कुछ सीख सके, कुछ सिखा सके। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।